गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं उजर शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स फर्स्ट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कोई प्रोडक्शन ऑपरेशन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं लाया हूं। आज है मेरे एक यूट्यूब फॉलोअर का एक तरीके से इंसिस्टिंग है कि उन्हें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिर से समझाया जाए, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के साथ। तो ये वीडियो मैं बेसिकली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ और मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका जो कमेंट है हो सकता है आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ लिया हो, देख लिया हो। तो मैम ये पर्टिकुलर वीडियो आपको डेडिकेटेड है। जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स एंड फोकस। सबसे पहली चीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन का पहले वर्ड समझते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? सोख लेना, ठीक। अब होता क्या है कि अगर हम एक बिजनेस की सेंस में देखें तो वहां पे क्या है, अलग अलग तरीके के कॉस्ट आते हैं, ठीक। कॉस्ट मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में। कॉस्ट एक एक्सपेंस है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें प्रोडक्शन यानी रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस करें या ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स को हम रिटेल करें, ठीक। तो ओवरऑल सिर्फ इतना है कि कॉस्ट का मतलब है एक ऐसे एक्सपेंस है जिसके थ्रू या तो हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिनिश गुड्स की रिटेलिंग करते हैं, ठीक। इसी कॉस्ट में दो तरह के कॉस्ट आते हैं, एक फिक्स कॉस्ट जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी आते हैं, ठीक। यानी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट होती रहती है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स ही रहती है पूरी लाइफ जब तक बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट को हम ओवरहेड्स की सेंस में भी देखते हैं एज वेल एज डायरेक्ट कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट। अगर मैं इसी के कंपैरिजन में मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग और कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ओवरहेड यानी वेरिएबल कॉस्ट लेके चलते हैं और हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट पता नहीं चल पाता बिजनेस का, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें एक एक्यूरेट पिक्चर दिखाती है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और उससे हमने अपना कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड यानी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगला है इट इज अ कॉस्टिंग मेथड विच इंक्लूड्स ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, ये सारे ठीक। यानी जितने भी डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है जिन्हें हम ओवरहेड्स में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिन्हें हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है, दोनों को ही एब्जॉर्ब करके तब कॉस्टिंग की जाती है। कॉस्टिंग का मेन मतलब है ऐसा एलोकेशन करना या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना कि जितना भी कॉस्ट आपका आया था टोटल कॉस्ट में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आता है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक। तो जितनी भी टोटल कॉस्ट आपकी आई है वो पर यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब हो जाए ताकि हमारा जो जितना हमने पैसा लगाया है वो तो हमें मिल ही जाए, साथ ही साथ अगर उस पर हम भाई जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट होते हैं तो वो एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस पे नहीं सेल किए जाते, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन जोड़ा जाता है। तो मार्जिन हम ऐसा रखें उस कॉस्टिंग के बाद कि ना हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा दिखे और ना ही हमें अपनी कॉस्ट रिकवरी का थ्रेट सताए यानी डर सताए कि कॉस्ट रिकवरी नहीं हो पाएगी, ठीक। इसी को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। आइए इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस स्टेडियम आपके सामने रख रहा हूँ, एडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मैं इसके एडवांटेजेस पहले एक शॉर्ट ब्रीफ बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की, ठीक है। उस 100 में से 80 ही बिकी है, ठीक, 20 अभी बाकी हैं, लेकिन उस 80 की सेलिंग में आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये देखा जाएगा कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक। यानी अगर हमने मान लीजिए 100 यूनिट्स पे हमने अगर इन्वेस्टमेंट लगाई 100 रुपए पर यूनिट्स के हिसाब से मान लो, ठीक, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 10,000 रुपए, ठीक। इस 100 रुपए पे हो सकता है 70% हमारा डायरेक्ट कॉस्ट रहा हो और 30% इनडायरेक्ट कॉस्ट रहा हो, या चलो हम रेशियो उल्टा कर देते हैं कि 30% डायरेक्ट कॉस्ट और 70% इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब आपके ओवरहेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों आपको पता है 100 यूनिट्स के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना असेसमेंट बहुत जल्दी कर पाओगे और इस वजह से आपके प्रॉफिट कंडीशन और बेटर होके निकलेंगे। हाँ, अगर मैं वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करूँ तो वेरिएबल कॉस्टिंग में मान लीजिए
ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मान लो अगर हम सिर्फ 70 रुपए की ही कॉस्टिंग की होती है, हमें डायरेक्ट कॉस्ट इग्नोर कर देता है, यार तो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो निकल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट कॉस्टिंग और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग दोनों ही मैटर करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसा नेचर का है जिसमें मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं है, आपको इसको करना ही करना है, बिना इसको खर्च किए हुए आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट कॉस्ट की यानी ओवरहेड्स की बात करूं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों को लाते हैं, तो वेरिएबल कॉस्टिंग का ये मतलब है कि वेरिएबल कॉस्टिंग हर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होता जाता है, ठीक। लेकिन डायरेक्ट जो फिक्स कॉस्ट है, जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, वो चेंज नहीं होता, वो एक बार मतलब वो कॉमन रहता है सभी के लिए। लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग हर प्रोडक्ट के साथ वेरी करती जाती है, यानी जैसा नेचर प्रोडक्ट होगा वैसे ही वेरिएबल कॉस्टिंग भी होगी, ठीक है। तो सिर्फ यही फायदा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कि आपके चाहे पूरे प्रोडक्ट सेल आउट ना हुए हों, कोई दिक्कत नहीं है, जितने % भी सेल आउट हुआ है टोटल प्रोड्यूस में से, आप उतने पे ही अपने बिजनेस की प्रॉफिटेरिंग यानी प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू। जब आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों मिक्सअप होके आएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी इन कंपैरिजन टू वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक। अब आइए इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में पहला है आपका दैट गैप कंप्लायंस। गैप का फुल फॉर्म जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए है, गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जिसमें कहा गया है कि अब जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को लिया जाता है, कि ये भी तो एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि भाई जब कॉस्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपने डायरेक्ट को क्यों इग्नोर कर दिया, क्यों सिर्फ इनडायरेक्ट को रखा। भाई दोनों ही तो अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। बिना डायरेक्ट कॉस्ट के आपका बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, ठीक। और बिना वेरिएबल कॉस्ट के आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जितनी जरूरत है उतना प्रोड्यूस करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट एक कंट्रोलेबल कॉस्ट है, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट एक अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो होना ही होना है। एग्जाम्पल है डायरेक्ट कॉस्ट के आपका सैलरी है, रेंट है और भी चीज, हाँ ये क्या कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या है आपके डायरेक्ट कॉस्ट ही तो है, ठीक। इनका अगर अवॉइडेंस आपने किया तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर है मेन एडवांटेज इज दैट इट कंप्लायंसेस विद द गैप, तो गैप हो चुका। सेकंड है डज अ बेटर जॉब ऑफ एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ प्रॉफिट्स देन वेरिएबल कॉस्टिंग, जो मैं अभी देर से समझा रहा था कि वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स को लिया जाता है, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट को लिया जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्स बोथ दीज अकाउंट्स टुगेदर, यानी डायरेक्ट कॉस्ट भी लेता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लेता है। उससे हमारा परफेक्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल हो पाता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग में नहीं हो पाता, ठीक। सेकेंड है अकाउंट्स फॉर ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टीसीपी का मतलब होता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट बोथ, ठीक है। इन दोनों को जब मिला दोगे तब आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक है। क्या टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट नॉट जस्ट द डायरेक्ट कॉस्ट एज वेरिएबल कॉस्ट डज, यानी वेरिएबल कॉस्टिंग में से वेरिएबल कॉस्टिंग की जाती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट यानी फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों किए जाते हैं, ठीक है। अगला है ट्रैक्स प्रॉफिट्स मोर एक्यूरेटली। बिल्कुल भाई, जब आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का डेटा आपके पास है तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए प्रॉफिट ट्रैकिंग इजी हो जाएगी, इवन अगर आपके सारे गुड्स सोल्ड आउट नहीं हुए हैं तो भी। यहाँ देखो प्रोवाइड्स एक्यूरेट पिक्चर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। जब दोनों कॉस्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी, उसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन इफ ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग ईयर, मैंने कहा ना कि अगर 100 यूनिट्स बनाए थे 100 में से 80 सोल्ड आउट हुए हैं तो 80 इंटू 100 8000 हुआ। अगर हम इसमें सिर्फ 70 रुपए ही लेते, मान लो 70 रुपए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लेते, तो 80 इंटू 70 करो कितना होता है 5600, यानी अभी भी 2400 का नुकसान हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्ट कॉस्ट हमें लिया ही नहीं। तो हमें एग्जैक्टली प्रॉफिटेबिलिटी कब पता चलेगी, जब हम 80 इंटू 100 करेंगे, ना कि 80 इंटू 70 करेंगे, ठीक। तो अब इसके बारे में इसके आगे इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। लिमिटेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसका पहला है कैन स्क्यू प्रॉफिट एंड लॉस। स्क्यू का मतलब होता है थोड़ा सा डेविएट कर देना, यानी हम दो तरह के डायरेक्शन जानते हैं जनरली, एक हॉरिजॉन्टल
यानी ऊपर से नीचे, और एक सॉरी हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं, और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। लेकिन स्क्यू ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये डायगोनल है। ऐसा समझो, मान लो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो स्क्यू ऐसा होता है, ये है स्क्यू यानी डायगोनल। ना ये हॉरिजॉन्टल जाता है और ना ही वर्टिकल जाता है, ठीक है। ना हॉरिजॉन्टल जाएगा ना वर्टिकल जाएगा, डायगोनल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कैन कॉज अ कंपनीज प्रॉफिट लेवल टू अपीयर बेटर देन इट इज एक्चुअली इज। बिल्कुल, यानी इसमें जब भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों जाता है। तो भले ही पूरी यूनिट सोल आउट ना हुई हो, 80 ही हुआ या 60 ही सेल आउट हुई हो, लेकिन एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्टिंग से बेटर रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन फिर भी ये डेविएट इसलिए करेगा क्योंकि ऑल फिक्स कॉस्ट आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यूज अनलेस ऑल ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। हमने 100 बनाए थे, उसमें से सिर्फ 60 बिके हैं, और 60 बिकने की वजह से, यानी अगर हमने सिर्फ 60 सेल आउट किया और 100 के हिसाब से किया, या मान लो सॉरी नॉट 100, मान लेते हैं हमने 110 रुपए के हिसाब से सेल किया, तो कितना आ जाएगा, 6600 हुआ, ठीक है। लेकिन हम इस 6600 में से सारे फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तब तक जब तक कि हमें पूरे 100 यूनिट सेल आउट ना करें। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसकी वजह से हमारे दो पार्टी यानी कंपनी का मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स दोनों ही मिसगाइड हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगेगा क्योंकि कि ये पूरा टोटल कॉस्ट मतलब टोटल रेवेन्यू है और इसमें से हम जो है फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेन है कि जब तक आपके 100 के 100 पूरे सेल आउट नहीं हो जाते 110 पे, यानी आपको 11,000 की कमाई ना हो जाए तब तक, यानी 11,000 का रेवेन्यू ना मिल जाए तब तक हम उसमें से टोटल प्रोडक्शन मतलब फिक्स कॉस्ट जो है माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक। और ये पोटेंशियली मिसलीड करेगा किसको, कंपनी के मैनेजमेंट को और कंपनी के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स दोबारा इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे, या अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो वो थोड़ा चीटेड फील करेंगे, और कंपनी मैनेजमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आइए इसकी देखते हैं सेकेंड डिसएडवांटेज को। स्टेटमेंट सेकेंड डिसएडवांटेज इज डज नॉट हेल्प इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसको मैं एक लेमन सेंस में समझाता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने इसी में स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है, दोनों का रेशियो मान लीजिए 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आया है। 100 में से जो मेजॉरिटी यानी स्पेशली डायरेक्ट कॉस्ट का जो वॉल्यूम है इस 100 में से वो 70 है और इनडायरेक्ट कॉस्ट का 30 है, ठीक। और अलग अलग प्रोडक्शन लेवल्स पर अलग अलग डायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो ज्यादा होगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी वेरिएबल ओवरहेड्स का कम होगा तो उसकी वजह से एक चीज डिसाइड करना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली किस लेवल पे कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। अगर हमारे पास एक और सिंपल सेंस में समझा सकता हूँ, मेन है 70 रुपए मान लो हमने लगाया डायरेक्ट कॉस्ट, 30% लगाया यानी 30 रुपीज हमने लगाया इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन क्या जरूरी है कि यही 30 रुपए जो कि वेरिएबल ओवरहेड्स के सेंस में था हर लेवल पे एक जैसा हो? नहीं, हर लेवल पे 30 नहीं हो सकता। किसी पे 40 पहुंचेगा, किसी पे 50 पहुंचेगा, किसी पे 30 जाएगा, किसी पे 20 जाएगा, ऐसे होगा, ठीक। तो इस वेरिएशन इन कॉस्ट की वजह से ये मुश्किल हो जाता है ये जानना कि एग्जैक्टली हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना था, और उसकी वजह से हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी थी ये भी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। खासकर किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि हमें एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का कोई परफेक्ट डेटा ही नहीं है। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों जाएगा, और अधिकतर हम इसमें डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइमरी कॉस्ट के सेंस में देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन कॉस्ट वही होता है, ठीक है। अब है अगला लास्ट है जिसका नाम है नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। आइए उसको देखते हैं। लास्ट है नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक और ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट लाइन्स में तो उन पे अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ठीक। इस वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि भाई अगर 100 रुपए ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें से 70% यानी 70 रुपए आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, 30% ही आपका वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट पे सेम वेरिएबल कॉस्ट आए, ठीक। अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट जा सकती है, लेकिन इस वेरिएबल कॉस्टिंग को
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सपोर्ट नहीं कर पाता, जबकि वेरिएबल कॉस्ट कर लेती है। और इस सपोर्ट की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएबल कॉस्टिंग में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है कि हमारा किस प्रोडक्ट पे कितना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगा, हम उसको कितना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कितना डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसका पता नहीं चल पाता। यही इसका एक सिंपल सा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप इसमें मतलब क्या, आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ले लेते हो, बहुत खुश हो जाते हो कि हाँ ठीक है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिया है, अब हम अकाउंटिंग कर लेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली किस प्रोडक्शन लाइन यानी किस प्रोडक्शन लाइन है, किस प्रोडक्ट पे कितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट गया, वो फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो कहते हैं ना ये जो लाइन लास्ट लाइन है ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए है। इट इज इजियर टू डिसर्न द डिफरेंस, डिसर्न क्या, टू डिस्क्रिमिनेट द डिफरेंस in profit from producing one item over another by looking solely at the variable cost directly related to the production। यानी वेरिएबल कॉस्टिंग में ये बहुत इजी हो जाता है इसको करना कि हम अलग अलग मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच करते हैं, तो उसमें हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग को देखना और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को प्लान करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम हर एक लेवल, हर एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाता। ठीक, तो इतने पे अब आज बंद कर रहा हूँ। आशा करता हूँ जिनके लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ ये वीडियो समझ में आएगा और पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए तो, और इसके कंटेंट को और आगे बढ़ाइए ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इससे फायदा मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।